हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में हम पिछले क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम के बारे में पढ़े थे। बेस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, एक फिक्स फॉर्मूला है बेस थ्योरम में, वो फॉर्मूला को अप्लाई कर लो। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन A1, उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो फॉर्मूला को हम नॉर्मली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ना पहला इवेंट होता है, दूसरे के होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना। मान लो पहला डाइस थ्रो किए, इवन आ गया। अब सेकंड बार जब डाइस थ्रो होगा, अब क्या आएगा उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट 1 हो चुका होता है, 2 के होने का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नॉर्मली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। लेकिन बेस थ्योरम में अगर तुम ध्यान दिए हो तो बेस थ्योरम में क्या बोलता है, सेकेंड इवेंट जो बाद में होना था वो हो गया है, बाद में जो होना था वो हो चुका है। अब बताओ पहले वाले का होने या ना होने का क्या प्रोबेबिलिटी। दो सिचुएशन दिया जाता है बेस थ्योरम में, अगर ए होगा तो क्या होगा, बी होगा तो क्या होगा। अब ये सेकंड वाला इवेंट हो चुका है, जैसे हम बात किए कि पिछले क्लास में जो एग्जांपल लिए थे कि वो इंसान मैथ्स में पास, वो इंसान पास हो चुका है। अब बताओ कि वो साइंस का था, कॉमर्स का था या आर्ट्स का था। आया ना, याद है, पास हो चुका है। अब तुम्हें बताना है कि तीनों में से होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते तो हम क्या करते, साइंस का है, अब बताओ पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। कॉमर्स का है, अब बताओ पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। आर्ट्स का बच्चा है, अब बताओ पास होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जब हम बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, पास हो चुका है, अब बताओ कॉमर्स का होने का क्या है, साइंस का है उसका क्या है, आर्ट्स का है उसका क्या है। तो इंटरचेंज्ड है, दोनों दोनों आपस में इंटरचेंज्ड है। समझ में आ गया ना बात। तो ये इंपॉर्टेंट था कंडीशनल और बेस हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक शुरू किए थे, लेकिन हम उसको कैंसिल आउट कर दिए थे, हम उसको स्किप कर दिए थे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड रैंडम वेरिएबल। ये सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो ये हम पढ़ेंगे। और हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो यूनिट 2 है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज जो हम पढ़े, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम तीन प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टॉपिक को हम वहां पर पढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, जिसमें तीन प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम शुरू करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। ठीक है, जो कि जिसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। सेकेंड पार्ट को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। पहला पार्ट था थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकेंड पार्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आ जाओ, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड रैंडम वेरिएबल। बहुत इजी, बहुत इजी टॉपिक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तुम प्रोबेबिलिटी तो निकाल लिए किसी चीज के होने या ना होने का। अब हम यहां पर क्या करेंगे, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि प्रोबेबिलिटी का चांसेस क्या है, और अगर होता है तो कितना होना चाहिए, और उसके बेसिस पर हम अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे सभी का प्रोबेबिलिटी दिया है, जैसे कि x1, x2, x3, x4, ये चार इवेंट है। 10 मार्क्स लाने का, 20 लाने का, 30 लाने का, 40 लाने का। एग्जाम में 10 मार्क आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा या 40 आएगा। मेरा एक टेस्ट हुआ 40 मार्क का, उसमें मुझसे पूछे, बोला कुछ मेरा अब प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है कि मैं 10 मार्क लाऊंगा, कि 20 लाऊंगा, कि 30 लाऊंगा, कि 40 लाऊंगा। 10 लाने का प्रोबेबिलिटी 50% है, 20 लाने का प्रोबेबिलिटी 10% है, 30 लाने का प्रोबेबिलिटी 20% है, और 40 लाने का प्रोबेबिलिटी भी 20% है। मेरा मार्क्स 10 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%। मेरा मार्क्स 20 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 10%। मेरा मार्क्स 30 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%। मेरा मार्क्स 40 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%। अब मुझे इसको यूज करके मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स निकालना है।
एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर्मूला लगा दूंगा, x1 इंटू P1 10 इंटू 0.50 प्लस x2 इंटू P2 इंटू 0.10 प्लस x3 इंटू P3 30 इंटू 0.20 प्लस x4 40 इंटू 0.20। बात समझ में आया? तो ये कितना होगा, 5 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 6 मार्क प्लस 8 मार्क, कितना आ गया, 10 5 15 21 मार्क। तो मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स आने का क्या है, 21। इसका क्या मतलब है कि मैं 21 मार्क लाऊंगा, नहीं, मैं 40 भी ला सकता हूं, मैं 30 भी ला सकता हूं, मैं 20 भी ला सकता हूं, मैं 10 भी ला सकता हूं। दिस इज माई एक्सपेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन ऑल द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सारे प्रोबेबिलिटीज को मिलाकर मैं क्या निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरा निकाल दिया। ठीक है, आओ पढ़ते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका कैलकुलेशन तुम ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन कैलकुलेशन यहां पर खत्म नहीं होता। इसके बाद हमें और बहुत सारे कैलकुलेशंस पढ़ने हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट में हम सब कुछ कवर करेंगे। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द वेटेड एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ x कैन अज्यूम विथ प्रोबेबिलिटीज। तुम्हें x का और उसके प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आर यूज्ड इन डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी में यूज होता है, मैनेजमेंट साइंस सिस्टम एनालिसिस में यूज होता है, गेम थ्योरी में यूज होता है, एक्सेट्रा। द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑल्सो नोन बाय मेनी अदर नेम्स सच एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन और अ मीन। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वर्ड का मतलब होता है, जब तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो रैंडम वर्ड का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। रैंडम का मतलब होता है जब किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी बाकी इवेंट के साथ इक्वल हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, डाइस को थ्रो किए, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। सभी का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। सभी का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। इसको बोलते हैं रैंडम इवेंट, जब हर एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। हाँ, तो रैंडम वेरिएबल का मतलब जब सभी का होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। और जब प्रोबेबिलिटी अलग अलग होता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आओ पढ़ते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। A variable whose value is determined by outcome of a random experiment is called random variable. A random variable is also known as chance variable or stochastic variable. A random variable may be discrete or continuous. Either ये discrete हो सकता है, continuous हो सकता है। If a random variable takes the form of integer like 1 2 3 4, ये complete numbers पर है, 1 2 3 4, it is called discrete random variable. The quantity of telephone calls received, the number of printing mistakes, ये पॉइंट पर नहीं होता, ये पूरा कंप्लीट वैल्यू पर होता है। ठीक है, अगर वेरिएबल पूरे कंप्लीट नंबर्स पर है तो इसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो वो वैल्यू पॉइंट पर भी हो सकता है। पॉइंट पर भी हो सकता है का मतलब, जैसे हम हाइट को मेजर करते हैं, हाइट 5 फुट 3 इंच, 6 फुट 2 इंच, पॉइंट पर होता है ना। 5 फुट 3 इंच और 5 फुट 4 इंच के बीच में भी वैल्यू पॉसिबल है, 5 फुट 3.5 इंच, 5 फुट 3.5 इंच, 5 फुट 3 इंच और 3.5 इंच के बीच में भी हो सकता है, अगर हम इतने प्रिसीजन से जाएं तो। इंच के अंदर, फिर अगर एमएम के अंदर और मिली एमएम, इस तरीके से अंदर अंदर जाएं तो हम कितना भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ टेलीफोन कनेक्शन, ये सब तो हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल क्या होता है, हाइट, वेट, ये सब होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो दो प्रकार का रैंडम वेरिएबल हो गया, एक डिस्क्रीट एक कंटिन्यूस। अब तुम बताना डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस? सर डिस्क्रीट होगा ये तो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास क्या 1.5 हो सकता है? नहीं, आइदर 1 होगा या 2 होगा। 2 नहीं हुआ तो 3 होगा, 3 नहीं हुआ तो 4 होगा। तो ये डायरेक्टली जंप कर रहा है 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। इस प्रकार के वेरिएबल को हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, हाइट ऑफ द स्टूडेंट,
5 फुट 3 इंच। अगर 5 फुट 3 इंच नहीं हुआ तो क्या 5 फुट 4 इंच होगा डायरेक्ट? जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली नापोगे तो 5 फुट 4 इंच और 3 इंच के बीच में भी कुछ हो सकता है। या एज ऑफ द पर्सन, एज, मेरा एज निकालो। सर आप 25 साल के हैं या 26 साल के, क्या मैं 25 और 26 के बीच में हो सकता हूँ? हाँ, हो सकता हूँ। 25 साल 3 महीने का हूँ। 25 साल 3 महीने और 25 साल 4 महीने के बीच में कुछ हो सकता है? यस, हो सकता है। 25 साल 3 महीने 15 दिन का हूँ। 25 साल 3 महीने 15 दिन 2 घंटे का हूँ। 25 साल 3 महीने 15 दिन 2 घंटे और 28 मिनट का हूँ। 25 साल दो, वो मूवी देखे हो जहाँ पे वो नाम इस तरीके से पढ़ता है अपना, ठीक है, ढोल, ढोल मूवी में ऐसा होता है। ढोल ही था ना, धमाल था या ढोल था, जो भी था। तो इस तरीके से होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल में वैल्यू जंप नहीं करता, वैल्यूज के बीच में भी पॉसिबल वैल्यूज होता है। अगर एक रेंज दे दूं, उसके बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेरा हाइट 3 फुट से 6 फुट के बीच में देयर आर इनफाइनाइट पीपल एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। लेकिन नंबर ऑफ पीपल 3 और 6 के बीच में कितना होगा? इधर 4 होगा या 5 होगा। क्या इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है? नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरीके से जब पॉसिबिलिटीज लिमिटेड होता है या वैल्यू एक से दूसरे में जंप करता है तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और जब कंटिन्यूअस होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। कंटिन्यूअस कब होता है? जब वैल्यू जंप नहीं करता। 3 और 4 के बीच में भी बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो बेसिकली समझ जाने के लिए क्या बोला जाता है पता है? जब वैल्यूज पॉइंट में हो सकता है तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, और जब पॉइंट में नहीं हो सकता तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। कुछ फॉर्मूलाज दिया है, कुछ प्रॉपर्टीज दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहला, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होता है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टू अ रैंडम वेरिएबल। अगर हम किसी कांस्टेंट का प्रोडक्ट निकालें एक रैंडम वेरिएबल के साथ तो वो हमेशा इक्वल आएगा, चाहे तुम कांस्टेंट विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल, चाहे तुम रैंडम वेरिएबल निकालने के बाद उसका कांस्टेंट करो, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, या दोनों को अलग है। जैसे एग्जांपल देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो किसका? कांस्टेंट इनटू एक्स, या पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को निकालकर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। आइदर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तीसरा, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल। जैसे देखो, समेशन, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम निकाल रहे हो किसका? एक्स का, और वाई का प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, मतलब पहले एक्स वाई को प्लस किए, उसके बाद उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले। और दूसरे केस में एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग निकाले, वाई का अलग निकाले, और दोनों को प्लस किए या दोनों को माइनस किए, दोनों हमेशा क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। आखिरी, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, या अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज के 4 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर दिए गए हैं। क्लियर है बात? चलें आगे। हाँ सर, कुछ क्वेश्चन भी करवा दो। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे पहले वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं। द वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एवरेज स्क्वायर डेविएशन। चलो वो छोड़ो, फॉर्मूला में आओ। वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बचपन में पढ़े हैं, बचपन मतलब यूनिट 1 में पढ़े, समेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यूज दिया जाएगा, फॉर्मूला में पुट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। आओ कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a salesman want to know the average number of unit he sell per sell call. He check his post sales record and comes up with the following probability. एक सेल्समैन है, कॉल लगाता है तो उसका ये प्रोबेबिलिटी निकल कर आता है, उस कॉल में कितना बिकेगा? 0 यूनिट बिकने का चांसेस है 15% का, 1 यूनिट बिकने का चांसेस है 20% का, 2 यूनिट बिकने का चांसेस है 10% का, 3 यूनिट बिकने का चांसेस है 5%, 4 यूनिट बिकने का चांसेस है 30%, 5 यूनिट बिकने का चांसेस है 20%।
तुम्हें निकालना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ही सेल्स पर सेल कॉल। तो बेसिकली तुम्हें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपली तुम्हें एक्स दिया गया है, प्रोबेबिलिटी दिया गया है 0 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.15 0.20 0.10 0.05 0.30 0.20। p इंटू एक्स कर दो, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? ये तो जीरो आएगा सर, ये आएगा 0.20, ये आ जाएगा 0.20, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3 क्या आएगा बताओ? 3 इंटू 0.5 1. नहीं 0.05 ना, 0.05 इंटू 3 0.15.3 इंटू 4 कितना आएगा? 1.2 और 0.5 इंटू 1, सॉरी 0.5 नहीं 0.2 इंटू 5, ये आ जाएगा 1। टोटल कितना हो गया सर? टोटल हमारा आ गया 1 और 1.2 2.2 2.2 और ये 2.6 2.75 मेरे हिसाब से 2.75 आना चाहिए। क्या आया है? 2.75। यस, द आंसर विल बी 2.75। लेकिन क्या 2.75 पॉसिबल है? एक कॉल में ऑन एन एवरेज 2.75 यूनिट बेचना क्या पॉसिबल है? या तो 2 बिकेगा या तो 3 बिकेगा, ये डिस्क्रीट नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे? अपर साइड में राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड टू 3। अपर साइड में राउंड करके राउंड टू 3 कर दें। क्लियर है बात? ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। कभी भी तुम 1.5 यूनिट नहीं बेच सकते, 2.75 यूनिट नहीं बेच सकते, आइदर 2 यूनिट बेचोगे आइदर 3 यूनिट बेचोगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसको राउंड कर देंगे 3 में। क्लियर है? बहुत ही सिंपल, एक्सट्रीमली इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर, आगे चलिए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर तुम एग्जाम से पहले दिन पढ़ रहे हो, मतलब तुम्हारा एग्जाम बहुत नियर है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें फटाफट फटाफट करना है, कुछ टॉपिक्स तुम छोड़ सकते हो, तो ये टॉपिक वो है जिसको तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट एग्जाम के पहले दिन पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि तुम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन छोड़ सकते हो अगर तुम्हारा एग्जाम इतना पास है कि तुम सब कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर एग्जाम को 2-3 दिन भी बाकी है, थोड़ा सा भी टाइम है तुम्हारे पास कि तुम कवर कर सकते हो, तो इस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वीडियो, ताकि जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो वो उसको स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में चला जाए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके बाद हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, बाय बाय।